तो हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी चैनल मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन बना रहता है। और मेरा स्पेशल थैंक्स है हमारे चैनल के गोल्ड मेंबर्स मिस्टर गोल्डी ठाकुर, मिस्टर जॉर्ज कुमार और मिस्टर किशन सुतारिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहे। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए भी वीडियो डेली अपलोड होगी, मगर चैनल मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा वीडियो डालेगी, और आप भी चैनल की मेंबरशिप लेके इसका आनंद ले सकते हैं। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 161। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था, लेकिन वह बहुत ज्यादा खुश नहीं था। मुंबई विश्वविद्यालय। अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई का ही विश्वविद्यालय है। ये बस एक साधारण स्नातक कॉलेज है। न केवल ये शीर्ष विश्वविद्यालयों में आता, बल्कि ये 211 विश्वविद्यालयों में भी शामिल नहीं है। अर्जुन कपूर का जवाब सुनकर मयंक वर्मा ने हिकारत से कहा। उसे लगा कि भले ही अर्जुन कपूर उसकी बराबरी न कर पाए, लेकिन कम से कम वह 985 या 211 विश्वविद्यालयों में से किसी एक से स्नातक होना चाहिए था। लेकिन ये क्या? अर्जुन कपूर वास्तव में एक साधारण स्नातक है। एक पल के लिए मयंक वर्मा को लगा कि अर्जुन कपूर से अपनी शैक्षिक योग्यता की तुलना करके वह खुद का ही अपमान कर रहा है। क्या हुआ? मुंबई विश्वविद्यालय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे मुंबई विश्वविद्यालय को इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो? मयंक वर्मा की बात सुनते ही दिया पटेल सबसे पहले अपना आपा खो बैठी। बॉस पटेल, ये युवती कौन है? अर्जुन कपूर ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बॉस पटेल के पास बैठी लड़की ने मयंक वर्मा को चौंका दिया। यह मेरी बहन दिया पटेल है, और यह भी मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा है, ईशा पटेल ने जवाब दिया। क्या? मयंक वर्मा एकदम से सन्न रह गया। तो बॉस पटेल की बहन भी मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा है? ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। वह तो बस अर्जुन कपूर को नीचा दिखाने के लिए उसकी शिक्षा का मजाक बना रहा था, लेकिन किसे पता था कि ईशा पटेल की बहन भी उसी विश्वविद्यालय से है। इस बार उसने न सिर्फ बॉस पटेल की बहन को नाराज कर दिया, बल्कि हो सकता है कि उसने बॉस पटेल की मां पर भी बुरा प्रभाव डाल दिया हो। अब क्या करे? मयंक वर्मा का सिर दर्द करने लगा। अगर तुम्हें हमारे मुंबई विश्वविद्यालय से इतनी दिक्कत है, तो बताओ तुमने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? दिया पटेल ने मयंक वर्मा से सवाल किया। मेरा बेटा यशवंत विश्वविद्यालय से स्नातक है, जो दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल है। मयंक वर्मा की मां ने गर्व से जवाब दिया। एक अनुभवी महिला होने के नाते वह समझ गई थी कि उसका बेटा ईशा पटेल में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने बेटे की शैक्षिक योग्यता का प्रदर्शन किया। उसी समय कुछ दूरी पर एक विदेशी महिला अचानक किसी पर्यटक से घबराए हुए स्वर में कुछ कहने लगी, जैसे कि वह किसी समस्या में फंस गई हो। जल्द ही उस विदेशी महिला ने वहां मौजूद कई पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। दुर्भाग्य से लगातार कई पर्यटक उसकी बात नहीं समझ पाए। ऐसा लग रहा था कि वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी। ये दृश्य देखकर मयंक वर्मा की आंखें चमक उठीं। उसे खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका लग गया। मैंने यशवंत विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान 2 विदेशी भाषाएं सीखी हैं। मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक वर्मा ने अर्जुन कपूर की ओर गर्व से देखा, जैसे कि वह दिखाना चाहता हो कि वह कितना होशियार और शिक्षित है, और यह कि एक साधारण स्नातक छात्र अर्जुन कपूर को देखना चाहिए कि यशवंत विश्वविद्यालय का छात्र कितनी आसानी से समस्या सुलझा सकता है। मयंक वर्मा तेजी से उस विदेशी महिला की ओर बढ़ा। वह ईशा पटेल और उसकी मां के सामने अपनी भाषाई प्रतिभा दिखाना चाहता था। मुझे करने दो, मैं कई विदेशी भाषाएं जानता हूं। अगर तुम नहीं समझ सकते तो पीछे हटो। आगे बढ़ते हुए मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से पर्यटकों से रास्ता देने को कहा, ताकि वह संवाद कर सके। मयंक वर्मा की यह बात सुनकर पर्यटकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे रास्ता दे दिया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, मयंक वर्मा ने फ्रेंच में उससे अभिवादन किया। क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी, तो उसे लगा कि शायद वह फ्रेंच होगी। लेकिन उसकी बात सुनकर विदेशी महिला उलझन में पड़ गई। स्पष्ट था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। वह फ्रेंच नहीं जानती। कोई बात नहीं, मयंक वर्मा को रूसी भी आती थी, शायद वह रूसी होगी। इस बार उसने रूसी में उसे अभिवादन किया और उसकी समस्या जानने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, उस महिला को रूसी भी समझ नहीं आई। अब मयंक वर्मा बुरी तरह फंस गया। वह कुल मिस्टर लाकर 3 भाषाएं जानता था, लेकिन यह महिला न तो अंग्रेजी समझ पा रही थी, न रूसी, न फ्रेंच। अब वह पूरी तरह से बेबस था। तुम तो कहते थे कि तुम्हें कई विदेशी भाषाएं आती हैं। अब बात करो और देखो कि समस्या क्या है। हाँ, बात करो। आसपास के पर्यटक भी अब सवाल करने लगे। मयंक वर्मा ने बेबस होकर कंधे उचका दिए। तस्क, यही सब था। इतने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे। क्या जरूरत थी इतना दिखावा करने की? कुछ पर्यटकों ने चुटकी ली, जिससे मयंक वर्मा और भी शर्मिष्ठा हो गया। इस बीच विदेशी महिला की चिंता और बढ़ गई थी।
वहां मौजूद सभी लोग बेबस थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में जब लोग पुलिस को बुलाने की सोच रहे थे, एक शांत आवाज गूंजी, मुझे बात करने दो। ओल। अर्जुन कपूर आगे आया और महिला को स्पेनिश में संबोधित किया। यह उन 5 भाषाओं में से एक थी जो उसे सिस्टम से मिस्टर ली थी। पहले तो अर्जुन कपूर को महिला की भाषा स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी अभी उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे यकीन हो गया कि वह स्पेनिश बोल रही थी। जैसे ही महिला ने अपनी भाषा सुनी, वह उत्साहित हो गई और अर्जुन कपूर से संवाद करने लगी। वास्तव में वह एक स्पेनिश नागरिक थी। अर्जुन कपूर को इतनी सहजता से स्पेनिश में बात करते देखकर मयंक वर्मा अवाक रह गया। यह क्या हो रहा है? कुछ ही संवादों के बाद अर्जुन कपूर को समझ आ गया कि महिला इतनी परेशान क्यों थी। असल में वह रास्ता भटक गई थी। उसके साथ जो दोस्त थे वे अंग्रेजी समझते थे, लेकिन वे उसके साथ नहीं थे और उसे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इस बीच वहां इकट्ठी भीड़ देखकर पर्यटक स्थल के कुछ कर्मचारी वहां आ गए। यह महिला बाहर जाना चाहती है, लेकिन रास्ता भूल गई है। आप लोग इसे बाहर तक पहुंचा सकते हैं, अर्जुन कपूर ने कर्मचारियों को समझाया। ओह, तो यही बात थी। सबको अब जाकर समझ आया। कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारियों ने हामी भरी और अर्जुन कपूर ने महिला को बताया कि वह उनके साथ जा सकती है। महिला ने अर्जुन कपूर का आभार व्यक्त करते हुए हाथ मिस्टर लाया और कर्मचारियों के साथ चली गई। भाई, ये तो बहुत जबरदस्त निकला। हाँ, एकदम सही तरीके से समस्या हल कर दी और किसी ने बेवजह डींगे नहीं हाँकी, पर्यटकों ने कहना शुरू कर दिया। मयंक वर्मा और भी शर्मिष्ठा हो गया। अध्याय 162। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था और बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। ईशा पटेल की मां का अर्जुन कपूर के प्रति स्नेह और भी बढ़ गया। जहां तक ईशा पटेल की बात है, उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। जिस आदमी को वह पसंद करती थी, वह निश्चित रूप से असाधारण होना चाहिए। और मयंक वर्मा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ इसलिए था ताकि वह अर्जुन कपूर को नीचा दिखा सके और ईशा पटेल और उसकी मां की नज़रों में अपनी जगह बना सके। लेकिन अंत में उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया और अर्जुन कपूर को और ऊपर उठा दिया। अब ईशा पटेल और उसकी मां का झुकाव अर्जुन कपूर की ओर हो गया। धत्तेरी की, मयंक वर्मा ने मन ही मन गाली दी। 6 भाषाएं। अर्जुन कपूर इतनी भाषाएं कैसे जानता है? मामला सुलझ जाने के बाद अर्जुन कपूर वापस आया। ईशा पटेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें भाषाओं का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है? क्या भाषाओं के अलावा भी तुम्हारी कोई और खासियत है जो मुझे नहीं पता? बिल्कुल है, लेकिन इसे दिखाना इतना आसान नहीं। अर्जुन कपूर ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया और हल्की आवाज में जवाब दिया, इसे दिखाना आसान नहीं। क्यों? ईशा पटेल कुछ उलझन में थी। अचानक जैसे ही उसे कुछ समझ में आया, उसके सुंदर चेहरे पर हल्की लाली छा गई। वह शर्माते हुए अर्जुन कपूर को हल्के से मारने लगी। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को इस तरह करीब और छेड़छाड़ करते हुए देखकर मयंक वर्मा के मन में जलन की आग धधक उठी। मयंक वर्मा के दिल में जलन और जलन थी। आंटी, चलिए। कुछ देर तक ईशा पटेल से बातचीत करने के बाद अर्जुन कपूर ने आंटी और दिया पटेल को आगे घूमने के लिए बुलाया। मयंक वर्मा थोड़ा झिझका, लेकिन अंततः अपने माता पिता के साथ वह भी पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक मौका चाहता था ताकि अर्जुन कपूर को हराकर वह अपनी ताकत दिखा सके और ईशा पटेल और उसकी मां के सामने अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सके। 10-20 मिस्टर नट की यात्रा के बाद ईशा पटेल की मां एक अलग से बनाए गए प्राचीन भवन के सामने रुक गईं। इस प्राचीन भवन के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि 13 तारीख को दोपहर 3 बजे प्रसिद्ध घरेलू कला गायक हर्षित यादव के विशेष आमंत्रण पर यहां एक छोटा कार्यक्रम होगा। क्योंकि स्थान सीमित था, इस कार्यक्रम के लिए केवल 60 दर्शकों को ही अनुमति थी। जो पर्यटक हर्षित यादव का कार्यक्रम देखना चाहते थे, वे मिस्टर नी ऐप के जरिए पहले से ही बुकिंग कर सकते थे और टिकट की कीमत 5,000 रुपये थी। आंटी, क्या आप इस कलाकार के कार्यक्रम में रुचि रखती हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। मैंने इस कला गायक के बारे में पहले सुना है, लेकिन कभी लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका नहीं मिस्टर ला। अब जब संयोग से यह अवसर मिस्टर ला रहा है, तो क्यों न इसे सुना जाए? ईशा पटेल की मां ने सिर हिलाया। ये सुनकर अर्जुन कपूर ने बगल में लगे QR कोड को स्कैन किया और मिस्टर नी ऐप पर जाकर बुकिंग करने की योजना बनाई। लेकिन अफसोस, जैसे ही उसने आवेदन किया, उसे संदेश मिस्टर ला कि आज दोपहर 3 बजे की सभी टिकटें बिक चुकी हैं। मिस्टर नी ऐप पर कोई टिकट नहीं बची है। क्या आपके पास ऑफलाइन टिकट हैं? अर्जुन कपूर ने पास खड़े स्टाफ से पूछा। नहीं, अब तो प्रदर्शन शुरू होने में सिर्फ 20 मिस्टर नट ही बचे हैं। सच कहूं तो हर्षित यादव का कार्यक्रम होने की खबर जब एक हफ्ते पहले फैली थी, तब ही टिकटें एक मिस्टर नट के अंदर बिक गई थीं। स्टाफ ने लाचारी से जवाब दिया। कहा जाता है कि ये सभी टिकटें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति ने पहले ही बुक कर ली थीं। इतने अमीर लोग हैं यहाँ।
आम लोगों के लिए हजारों रुपये के टिकट खरीदना संभव नहीं होगा, लेकिन जो अमीर हैं उनके लिए यह मामूली खर्च है। टिकट नहीं मिस्टर ली, बहुत अफसोस की बात है, ईशा पटेल की मां ने हल्की उदासी से कहा। अगर टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ईशा पटेल की मां जाने ही वाली थी कि आंटी रुकिए, मेरे पास एक तरीका है। अचानक पीछे से मयंक वर्मा उत्साह से बोला। मयंक वर्मा पिछले 10-20 मिस्टर नट से पीछे पीछे चल रहा था और अब आखिरकार उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिस्टर ल गया था। आंटी, मैं बस एक कॉल करूंगा और टिकट मिस्टर ल जाएगी, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। मैं काफ़ी समय से मुंबई में हूं और बहुत लोगों से मिस्टर ला हूं। मुझे बागीचा वाटिका के एक बड़े अधिकारी से जान पहचान है। ये कहकर वह गर्व से अर्जुन कपूर की ओर देखने लगा, मानो उसे नीचा दिखा रहा हो। पहले वाली बात सिर्फ एक संयोग था। ये लड़का भाषाओं में मुझसे बेहतर है, मान लिया, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने शक्तिशाली संपर्क हैं। शक्ति और संपर्क कभी कभी पैसे से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब वह अर्जुन कपूर को पूरी तरह से नीचा दिखाना चाहता था। ईशा पटेल की मां किसी बाहरी व्यक्ति को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाती, मयंक वर्मा ने तुरंत एक कॉल मिस्टर ला लिया। जिस व्यक्ति को उसने फ़ोन किया था वह बागीचा वाटिका के वरिष्ठ प्रबंधकों में से एक था, लोकनाथ वर्मा। लोकनाथ जी, मैं बागीचा वाटिका में हूँ। यहाँ कला गायक हर्षित यादव का एक कार्यक्रम होने वाला है। मुझे कुछ टिकट चाहिए, पैसे की कोई चिंता मत करना। फ़ोन पर मयंक वर्मा ने ऊंची आवाज़ में कहा। ठीक है, एक मिस्टर नट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। दूसरी ओर से जवाब आया। आंटी, चिंता मत करिए, अगर मैंने कहा है तो लोकनाथ जी मुझे ज़रूर ये टिकट दिलाएंगे। आपको इस कार्यक्रम की टिकट पक्की मिस्टर ल जाएगी, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। बात करते समय उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा और उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। कुछ सेकंड बाद फ़ोन बजा। लोकनाथ जी, टिकट मिस्टर ल गई, मयंक वर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मयंक, कोई तरीका नहीं है, ये संभव नहीं है। जिन लोगों ने टिकट बुक की हैं वे आम लोग नहीं हैं, लोकनाथ वर्मा ने बेबस होकर कहा। क्या टिकट नहीं मिस्टर ल सकती? लेकिन लोकनाथ जी सुनिए, मयंक वर्मा बोल ही रहा था कि फ़ोन कट गया। वह वहाँ खड़ा रह गया, अपने गर्वीले शब्दों को याद कर शर्मिष्ठ दगी महसूस करने लगा। ये तो बहुत ही बुरी हालत हो गई। उसी समय अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। आंटी, मैंने टिकट ले ली। अध्याय 163। पहली बार, दूसरी बार। जब अर्जुन कपूर ने ये कहा तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कई लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मयंक वर्मा कुछ देर पहले तक कितने आत्मविश्वास से भरा और घमंडी था, फिर भी वह टिकट हासिल करने में नाकाम रहा। लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना ज़्यादा कुछ कहे इतनी आसानी से टिकट ले ली। थोड़ी देर पहले अर्जुन कपूर और मयंक वर्मा लगभग एक ही समय पर हरकत में आए थे, लेकिन जहां मयंक वर्मा ने फ़ोन किया वहीं अर्जुन कपूर ने बस एक साधारण टेक्स्ट मैसेज भेजा, और 10 सेकंड पहले अर्जुन कपूर को जवाब मिस्टर ल गया और टिकट आसानी से मिस्टर ल गई। सच में अर्जुन, ईशा पटेल की मां आश्चर्यचकित रह गईं। वह वास्तव में इस हर्षित यादव कला गायक का कार्यक्रम सुनना चाहती थीं। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब अचानक अर्जुन ने इतनी आसानी से टिकट हासिल कर ली। उनका भावी दामाद सच में कमाल का है। तुमने टिकट ले ली, तुम किस बात की डींगे मार रहे हो? मैंने बागीचा वाटिका के एक नेता से बात की थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। फिर तुम टिकट कैसे ले सकते हो? मयंक वर्मा ने अर्जुन कपूर पर सवाल उठाया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अर्जुन सच बोल रहा है। अभी कुछ देर पहले लोकनाथ वर्मा ने साफ कहा था कि यह असंभव है। जिन लोगों ने टिकट बुक की थी वे मामूली लोग नहीं थे। अगर लोकनाथ वर्मा नहीं कर सका तो ये छोटा सा लड़का कैसे कर सकता है? बागीचा वाटिका का नेता असहाय था। तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से बात की थी? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। उसके इस सवाल के बाद मयंक वर्मा चुप हो गया। लोकनाथ वर्मा सिर्फ बागीचा वाटिका के नेताओं में से एक था। सख्ती से कहें तो उसकी रैंकिंग तीसरी या चौथी थी। वह सबसे बड़ा नेता नहीं था। तो क्या तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से बात की और टिकट ली? मयंक वर्मा ने अनायास ही पूछ लिया। ऐसा नहीं है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ये सुनते ही मयंक वर्मा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान कुछ ही सेकंड में गायब हो गई जब अर्जुन कपूर ने अगला वाक्य बोला। मैंने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता के भी नेता से बात की और टिकट ली। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। जिस व्यक्ति से अर्जुन ने संपर्क किया था वह बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से भी ऊंचे पद पर था। बागीचा वाटिका की टिकट छोड़ो, मुंबई के किसी भी पर्यटन स्थल की सबसे मुश्किल से मिस्टर अलने वाली टिकटें भी उसके लिए बस एक आदेश का सवाल थीं। तुमने क्या कहा? तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता के भी नेता से संपर्क किया? मयंक वर्मा ने अचरज में दोहराया। बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता का नेता?
ये व्यक्ति निश्चित रूप से मुंबई का कोई बड़ा उद्योगपति या राजनेता होगा। अर्जुन कपूर ऐसे ताकतवर आदमी से संपर्क कैसे कर सकता है? बकवास कर रहे हो, मयंक वर्मा ने व्यंग्य से कहा। उसे सच में यकीन नहीं था कि अर्जुन कपूर के इतने बड़े स्तर पर संपर्क हो सकते हैं। अगर तुम्हें टिकट मिस्टर लग गई है तो ठीक है, मैं यहीं खड़ा होकर देखूंगा। कुछ ही देर में प्रदर्शन शुरू होगा, देखते हैं तुम अंदर कैसे जाते हो, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। अब भी उसे लग रहा था कि अर्जुन कपूर बस ईशा पटेल और उसकी मां के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। अर्जुन कपूर ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर में हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। कुछ ही समय में हर्षित यादव के प्रदर्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई और स्टाफ टिकट चेक करने लगा। तभी बागीचा वाटिका का एक वरिष्ठ अधिकारी तेजी से भागता हुआ वहां आया। माफ कीजिए, यहाँ अर्जुन कपूर कौन है? उस अधिकारी ने विनम्रता से पूछा। मैं हूँ। अर्जुन कपूर आगे बढ़ा। नमस्ते श्री कपूर, मुझे पहले ही पूरी जानकारी मिस्टर ल चुकी है। ये आपके टिकट हैं। कहते हुए अधिकारी ने 4 टिकट बड़े सम्मान के साथ अर्जुन कपूर को सौंप दी। फिर वह खुद अर्जुन कपूर और उसके साथ आए लोगों को अंदर लेकर गया। आखिर में वहां सिर्फ मयंक वर्मा और उसके माता पिता ही रह गए। इस दृश्य को देखकर मयंक वर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हकीकत अब साफ थी, अर्जुन कपूर ने सच में इतनी आसानी से टिकट हासिल कर ली। क्यों? आखिर क्यों? इतना युवा होते हुए भी अर्जुन कपूर के इतने ऊंचे स्तर पर संपर्क कैसे हो सकते हैं? फिर से अर्जुन कपूर से हारकर मयंक वर्मा को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। इस बार अर्जुन कपूर ने फिर से उसे पूरी तरह कुचल दिया और ईशा पटेल और उसकी मां की नज़रों में और ऊंचा उठा। मयंक वर्मा का दिल टूट चुका था। इस क्षण उसने अब अर्जुन कपूर से टकराने की हिम्मत खो दी। अर्जुन कपूर के संपर्क इतने मजबूत थे कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह हार चुका था और बुरी तरह हार चुका था। कुछ मिस्टर नटों बाद मयंक वर्मा अपने माता पिता के साथ बागीचा वाटिका से शर्मिष्ठ दगी में बाहर निकल गया। दूसरी ओर जब अर्जुन कपूर, ईशा पटेल और उनकी मां आराम से प्रस्तुति का आनंद ले रहे थे, तब सोहम शर्मा ने अर्जुन कपूर की एक उदास तस्वीर खींची और उसे करण मल्होत्रा को भेज दिया। श्री मल्होत्रा, मैंने बस एक छोटा सा कदम उठाया और देखिए अर्जुन कपूर की हालत क्या हो गई। अगर आप 3 अरब और निवेश करें तो मैं गारंटी देता हूं कि अर्जुन कपूर को यह एहसास हो जाएगा कि मल्होत्रा परिवार से पंगा लेना कितना भयानक होता है। सोहम शर्मा ने करण मल्होत्रा को बहकाया। करण मल्होत्रा ने जैसे ही तस्वीर देखी वह खुशी से झूम उठा। अर्जुन कपूर, इस बार तो तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो। हंसते हुए करण ने आखिरकार 3 अरब और देने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद जैसे ही अर्जुन कपूर बागीचा वाटिका से बाहर निकला, उसका फोन बजा। आपके खाते में 4.2 अरब रुपए जमा हुए हैं। सोहम शर्मा ने करण मल्होत्रा से 6 अरब ठगे और सौदे के अनुसार अर्जुन कपूर को 70% यानी 4.2 अरब मिस्टर ले। ये देखकर अर्जुन कपूर का मूड और भी बेहतर हो गया। वह ईशा पटेल और उसकी मां को लेकर दूसरे पर्यटन स्थलों पर घूमने निकल पड़ा। दूसरी ओर करण मल्होत्रा अपने पैसे ट्रांसफर करने के बाद बहुत खुश था। अब देखता हूं अर्जुन कपूर इस बार कैसे बचता है। अध्याय 164। पिता, क्या आपने सोचा है कि जब सोहम शर्मा अर्जुन कपूर को सबक सिखा देगा तब हम उसे कैसे सजा देंगे? आदित्य मल्होत्रा ने उत्साह से पूछा। आखिरकार हमें जीत मिस्टर ली है। इस बार हमें अर्जुन कपूर को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। करण मल्होत्रा ने जोश में सिर हिलाया। जल्द ही मल्होत्रा पिता पुत्र इस विषय पर खुशी खुशी चर्चा करने लगे। समय बीतता गया लेकिन सोहम शर्मा की ओर से कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे करण मल्होत्रा की उत्सुकता और खुशी ठंडी पड़ने लगी। शाम के 8 या 9 बज चुके थे लेकिन अभी तक सोहम शर्मा से कोई जानकारी नहीं मिस्टर ली थी। अब करण मल्होत्रा बेचैन होने लगा। पिता, आपको नहीं लगता कि शायद सोहम शर्मा को कोई समस्या आ गई है या वह असफल हो गया? आदित्य मल्होत्रा ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। करण मल्होत्रा ने तुरंत इनकार कर दिया। सोहम शर्मा कौन था? वह कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसे मल्होत्रा परिवार भी नाराज नहीं कर सकता था। सोहम शर्मा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन कपूर को खत्म करने निकला था तो उसमें कोई संदेह नहीं था। मैं अभी सोहम शर्मा को कॉल करता हूँ। हालांकि कहते हुए भी करण मल्होत्रा के दिल में बेचैनी थी। 10 सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हो गई। सोहम शर्मा, क्या आपने अर्जुन कपूर की समस्या सुलझा ली? करण मल्होत्रा ने विनम्रता से पूछा। सुलझा लिया? क्यों ना आप खुद अर्जुन कपूर से पूछ लें। सोहम शर्मा ने फ़ोन अर्जुन कपूर को दे दिया। रात के खाने के बाद जब अर्जुन कपूर ईशा पटेल और उसकी मां से अलग हुआ तब वह सोहम शर्मा के विला में आया। करण मल्होत्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब तो सोहम शर्मा ने अर्जुन कपूर को पूरी तरह खत्म कर दिया होगा और अब अर्जुन कपूर उससे दया की भीख मांग रहा होगा। अच्छा, करण मल्होत्रा ने प्रसन्नता से हामी भरी।
लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को अपमानित करने की तैयारी की, फोन के दूसरी ओर से एक हंसी सुनाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मल्होत्रा, जो आपने हमें एक ही झटके में कई अरब रुपये दे दिए। आप सच में एक मुफ्त में पैसे बांटने वाले इंसान हैं। अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए कहा। क्या? करण मल्होत्रा पूरी तरह चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। आपके 6 अरब से भी ज्यादा में से 4 अरब मेरे खाते में आ चुके हैं, अर्जुन कपूर ने हंसते हुए याद दिलाया। अब करण मल्होत्रा का दिल एक पल के लिए ठहर गया। आप क्या कह रहे हैं सोहम शर्मा? करण मल्होत्रा ने घबराहट में पूछा। सोहम शर्मा ने फोन वापस लिया और गुस्से में बोला, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अर्जुन कपूर से पंगा लेना चाहते थे? क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? जरा आईने में जाकर अपनी औकात देखो। अर्जुन कपूर से टकराने चले थे, ये सोचकर भी हंसी आती है। करण मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। सोहम शर्मा, ये क्या कर रहे हो? करण मल्होत्रा ने बेबसी से पूछा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे 6 अरब अब मेरे और अर्जुन कपूर के बीच बढ़ चुके हैं। मुझे 1.8 अरब मिस्टर ले और अर्जुन कपूर को 4.2 अरब। धन्यवाद तुम्हारे दान के लिए, सोहम शर्मा ने ठहाके लगाते हुए जवाब दिया। इस सुनते ही करण मल्होत्रा गुस्से से पागल हो गया। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। सोहम शर्मा और अर्जुन कपूर पहले से ही मिस्टर ले हुए थे। उसके 6 अरब यूं ही चले गए। नहीं, करण मल्होत्रा ने मन ही मन चीखते हुए गुस्से में मोबाइल फेंक दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक और गिरने लगा। आदित्य मल्होत्रा ने तुरंत अपने पिता को संभाला। दूसरी तरफ सोहम शर्मा ने फोन काट दिया। अब करण मल्होत्रा बिल्कुल टूट चुका था। पिता, अब? आदित्य मल्होत्रा ने धीरे से पूछा। अब कुछ नहीं, हम हार मानते हैं। अगर अब से हमें कभी अर्जुन कपूर मुंबई में दिखे तो हमें सिर झुकाकर वहां से चले जाना चाहिए। हम उससे जीत नहीं सकते, करण मल्होत्रा ने भारी आवाज में कहा। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह 10 साल बड़ा हो गया हो। उसने अभी अभी महसूस किया कि सोहम शर्मा जैसा ताकतवर इंसान भी अर्जुन कपूर को खुश करने की कोशिश कर रहा था। अगर वे अर्जुन कपूर से लड़ते रहे तो उनका क्या हाल होगा? अर्जुन कपूर एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। अगले दिन दोपहर अर्जुन कपूर ने अपनी कर्मचारी ज्योति चौहान को दोपहर के खाने के लिए बुलाया। ज्योति चौहान अर्जुन कपूर द्वारा खोजी गई पहली प्रतिभा थी, बल्कि वह सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि एक जीनियस थी। अर्जुन कपूर ने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। वह अब कुछ समय से अंबानी ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही थी। अर्जुन कपूर उससे पूछना चाहता था कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। खाने का स्थान था अर्जुन कपूर का स्वयं का रेस्तरां गंगा व्यू मंडप। क्योंकि मालिक ने उसे खाने पर बुलाया था, ज्योति चौहान 20 मिस्टर नट पहले ही पहुंच गई। वह खिड़की के पास एक सीट लेकर अर्जुन कपूर का इंतजार करने लगी। कुछ मिस्टर नटों बाद एक लड़की आकर उसके सामने बैठ गई। लेकिन यह अर्जुन कपूर नहीं था, बल्कि एक लंबी लड़की थी जिसकी उम्र 20 के आसपास थी। ज्योति, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लड़की ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक बनावटीपन था। उसका नाम प्रीति रेड्डी था। कई साल पहले जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिल हुए थे तो पूरी मुंबई से सिर्फ 2 लड़कियां वहां पहुंची थीं, प्रीति रेड्डी और ज्योति चौहान। हालांकि लोगों का सारा ध्यान हमेशा ज्योति चौहान पर ही था। प्रीति रेड्डी हमेशा इस बात से जलती थी कि ज्योति ने उसकी चमक छीन ली, और अब उसे मौका मिस्टर लग गया था। ज्योति, तुमने कहाँ इंटर्नशिप की? अंबानी ग्रुप। क्या अंबानी ग्रुप? अब प्रीति रेड्डी की आंखें चमक उठीं। प्रीति रेड्डी बेहद हैरान थी। यह ऐसा कुछ था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मुंबई की निवासी होने के नाते उसने अंबानी ग्रुप के बारे में सुना था, लेकिन मुंबई में भी यह ग्रुप बहुत साधारण था। कोलकाता प्रांत या पूरे देश की तो बात ही छोड़ दो। ये जानकर कि ज्योति चौहान, जो कभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की टॉपर थी, जिसे एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था, आज इतनी बुरी हालत में थी कि उसे अंबानी ग्रुप जैसी मामूली कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ी, प्रीति रेड्डी के मन में अचानक एक अजीब सी श्रेष्ठता और गर्व की भावना जाग उठी। अरे ज्योति, तुम इतनी छोटी सी कंपनी अंबानी ग्रुप में कैसे पहुंच गई? अगर तुम्हें किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इंटर्नशिप नहीं मिस्टर ल सकी तो कम से कम तुम्हें कोलकाता प्रांत की किसी बड़ी कंपनी में तो जाना चाहिए था। तुम्हारी जैसी प्रतिभा के लिए अंबानी ग्रुप जैसी घटिया कंपनी में इंटर्नशिप करना तो समय और क्षमता दोनों की बर्बादी है। प्रीति रेड्डी ने बनावटी सहानुभूति जताई, लेकिन उसकी बातों में भयंकर दिखावा और झूठेपन की झलक थी। Here is the translated chapter 165 following your instructions and the glossary। अध्याय 165। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों बहुत व्यस्त थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अंबानी ग्रुप जैसी घटिया कंपनी में क्यों गई? प्रीति रेड्डी जू टॉन्टिंग ने गंभीरता से पूछा। ज्योति, क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया? अंबानी ग्रुप का मालिक बहुत चालाक आदमी है। नहीं, मैं अंबानी ग्रुप अपनी मर्जी से गई हूँ। मुझे न तो मालिक ने और न ही किसी और ने बरगलाया।
ज्योति चौहान जू लिंग्यूट ने शांत स्वर में जवाब दिया। अपनी मर्जी से? प्रीति रेड्डी चौंक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ज्योति चौहान जैसी प्रतिभाशाली लड़की इतनी छोटी कंपनी में अपनी मर्जी से क्यों गई। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हालांकि प्रीति रेड्डी के मन में जलन की भावना और भी बढ़ गई। आखिरकार मैं ज्योति चौहान को दबा सकती हूँ, चाहे वह प्रवेश परीक्षा की टॉपर हो या कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब वह सिर्फ मुंबई की एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। हाँ, अस्थायी उपलब्धि और अस्थायी सफलता से कोई फायदा नहीं होता। जो अंत में हंसता है वही असली विजेता होता है। ज्योति, मैं अरमानी के चीन शाखा कार्यालय में इंटर्नशिप कर रही हूँ और मुझे शुरुआत से ही टीम लीडर बना दिया गया है। भविष्य में मुझे शाखा के वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल मिस्टर ल होने का मौका भी मिस्टर ल सकता है। ऐसा करते हैं ज्योति, तुम अंबानी ग्रुप छोड़ दो और हमारी अरमानी कंपनी में आ जाओ। मैं अपनी पहचान का इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी टीम में रखवा सकती हूँ। हमारी कंपनी में एक टीम मेंबर बनना उस घटिया कंपनी के मालिक के लिए काम करने से कहीं बेहतर है। प्रीति रेड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। वह वास्तव में ज्योति चौहान की मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे अपने अधीन काम करने के लिए मजबूर करना चाहती थी ताकि उसे मानसिक संतुष्टि मिस्टर ल सके। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अंबानी ग्रुप में बहुत अच्छा कर रही हूँ, ज्योति चौहान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ज्योति, अपनी जिद के कारण अपने उज्ज्वल भविष्य को बर्बाद मत करो। अगर तुम अंबानी ग्रुप में काम करती रही तो तुम्हें भविष्य में क्या मिस्टर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्टर या मैनेजर का पद, लेकिन क्या तुम कभी एक बड़ी कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी बन पाओगी? प्रीति रेड्डी ने हिकारत से पूछा। उपाध्यक्ष ज्योति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। इससे पहले कि प्रीति रेड्डी अपनी बात पूरी कर पाती, एक दोस्ताना आवाज़ आई। अगले ही सेकंड अर्जुन कपूर चैन फैन वहां आया और ये देखकर प्रीति रेड्डी हैरान रह गई। तुमसे मिस्टर लवाता हूँ, यह मेरे बॉस अर्जुन कपूर अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, और यह मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय की सीनियर प्रीति रेड्डी हैं। ज्योति चौहान ने दोनों का परिचय कराया। अर्जुन कपूर को देखते ही प्रीति रेड्डी के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ज्योति, तुम्हारा बॉस बहुत युवा है, प्रीति रेड्डी ने अविश्वास से बुदबुदाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंबानी ग्रुप का मालिक उसकी ही उम्र का होगा। फिर अचानक प्रीति रेड्डी को कुछ अजीब लगा। नहीं अर्जुन कपूर, अभी आपने ज्योति को क्या कहा? उपाध्यक्ष, हाँ, इसमें कोई समस्या है। अर्जुन कपूर मुस्कुराते हुए बैठ गया। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी जिससे कर्मचारियों को कंपनी से गहरा लगाव महसूस हो। उपाध्यक्ष ज्योति, तुम्हारी अंबानी ग्रुप में क्या पोजीशन है? प्रीति रेड्डी ने आंखें चौड़ी कर दी और जिज्ञासा से पूछा। डिप्टी जनरल मैनेजर, ज्योति चौहान ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या? प्रीति रेड्डी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ज्योति चौहान केवल एक इंटर्नशिप के लिए आई थी और सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई, यानी वह अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधन में आ गई। यह अभी कुछ समय पहले प्रीति रेड्डी को खुद पर गर्व था, क्योंकि उसे अरमानी शाखा में सीधा टीम लीडर बना दिया गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह ज्योति चौहान से बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अब उसे पता चला कि ज्योति चौहान सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई है। टीम लीडर और डिप्टी जनरल मैनेजर की तुलना, कई लोगों को टीम लीडर से डिप्टी जनरल मैनेजर बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है और कुछ तो कभी वहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन ज्योति चौहान सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई। ये तो बहुत ही ऊंची शुरुआत थी। अब प्रीति रेड्डी को समझ आया कि अर्जुन कपूर ने क्या देखा होगा ज्योति चौहान में, जिससे वह इतनी खुशी से अंबानी ग्रुप में काम कर रही थी। पर कुछ सेकंड के झटके के बाद प्रीति रेड्डी ने खुद को दिलासा दिया। ज्योति बस एक छोटी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर बनी है, लेकिन मैं अरमानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही हूँ। भले ही वो अभी ऊंचे पद पर है, लेकिन मेरा भविष्य इससे कहीं बड़ा है। उपाध्यक्ष ज्योति, मैंने कंपनी का हाल ही में जायजा लिया। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मेहनत करती रहो। कुछ समय बाद मैं तुम्हें पैटेक फिलिप मुख्यालय में एक उच्च पद पर भेजने का इंतजाम करूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। पैटेक फिलिप अब अर्जुन कपूर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साम्राज्य था। हालांकि अभी वहां अर्जुन कपूर का पूरा नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसे वहां अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करना था। जब ज्योति चौहान पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेगी तो वह उसे पैटेक फिलिप मुख्यालय भेज देगा। लेकिन ये सुनकर ज्योति चौहान और प्रीति रेड्डी दोनों के लिए यह पूरी तरह चौंकाने वाला था। क्या मैं भविष्य में पैटेक फिलिप मुख्यालय में काम करूंगी? ज्योति चौहान पूरी तरह उत्साहित हो गई। वह एक प्रतिभावान लड़की थी और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अगर ज्योति चौहान इतना उत्साहित थी तो प्रीति रेड्डी की हालत सोचो। प्रीति रेड्डी ने अर्जुन कपूर की ओर खाली निगाहों से देखा। मिस्टर अर्जुन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप ज्योति को पैटेक फिलिप भेज सकते हैं, और वह भी मुख्यालय में? क्या ये संभव है? प्रीति रेड्डी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचें।
क्या ये वही छोटा सा बॉस था जिसके बारे में उसने सोचा था? अध्याय 166। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों पक्षों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्या तुम मजाक समझ रही हो? मैं उपाध्यक्ष ज्योति के साथ गंभीरता से काम पर चर्चा कर रहा हूँ। अर्जुन कपूर ने गंभीरता से जवाब दिया। काम की चर्चा? प्रीति रेड्डी चौंक गई। पैटेक फिलिप के मुख्यालय में नियुक्ति करना भी काम की चर्चा में आता है। मिस्टर अर्जुन, क्या आप अंबानी ग्रुप के मालिक नहीं हैं? फिर आप पैटेक फिलिप के साथ काम की चर्चा कैसे कर रहे हैं? प्रीति रेड्डी ने उलझन में पूछा। पैटेक फिलिप की ब्रांड वैल्यू अरमानी से कहीं ज्यादा थी। अब अरमानी की हालत इतनी खराब थी कि वह लगभग लग्जरी ब्रांड की श्रेणी से बाहर होने वाला था। प्रीति रेड्डी के सवाल पर अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं अंबानी ग्रुप का मालिक भी हूं और पैटेक फिलिप का भी? क्या कहा? प्रीति रेड्डी अचानक खड़ी हो गई और जोर से चिल्ला उठी। अगले ही पल रेस्तरां के कई लोग उसकी ओर देखने लगे। प्रीति रेड्डी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जल्दी से बैठ गई। अब उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा झटका साफ झलक रहा था। तो ये मिस्टर अर्जुन सिर्फ एक छोटी कंपनी के मालिक नहीं बल्कि पूरी पैटेक फिलिप कंपनी के भी मालिक थे। क्या ये सच हो सकता है? अगर अर्जुन कपूर की बात सही थी तो ज्योति चौहान अब सीधे पैटेक फिलिप में काम कर सकती थी और वह खुद मालिक की प्रिय कर्मचारी थी। इसका मतलब था कि ज्योति चौहान सीधे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की शीर्ष व्यापारिक हस्तियों में शामिल हो सकती थी। अब तुलना करने पर अरमानी कंपनी में टीम लीडर बनने का कोई मूल्य ही नहीं बचा। भविष्य में ज्योति चौहान आसानी से उसे पछाड़ सकती थी। इस पल प्रीति रेड्डी को पूरी तरह समझ में आ गया कि ज्योति ने सही निर्णय क्यों लिया। वह पागल नहीं थी बल्कि उसकी सोच मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। मिस्टर अर्जुन, जरा चाय लीजिए। अगले ही पल प्रीति रेड्डी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। वह तुरंत अर्जुन कपूर के लिए चाय डालने लगी, बहुत ही चापलूसी भरे अंदाज में। अब जब उसे इतना बड़ा बिजनेस टाइकून मिस्टर लग गया था तो वह उसे प्रभावित करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी? वह भी पैटेक फिलिप के मुख्यालय में काम करना चाहती थी और ऊंची छलांग लगाकर भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की कॉर्पोरेट एलीट बनना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो आज का डिनर सिर्फ मेरे और उपाध्यक्ष ज्योति के लिए था। हमें कंपनी के कुछ गोपनीय मामलों पर चर्चा करनी है। कृपया यहाँ से जाएं, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके मन में प्रीति रेड्डी के लिए कोई सम्मान नहीं था। सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हर व्यक्ति को अर्जुन कपूर अपनी कंपनी में जगह नहीं देता था। ठीक है, प्रीति रेड्डी तुरंत निराश हो गई। अंततः वह निराशा के साथ वहां से चली गई। अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए अर्जुन कपूर और ज्योति चौहान ने पैटेक फिलिप की स्थिति और कंपनी में ज्योति के भविष्य के कार्यों पर संक्षिप्त चर्चा की। पैटेक फिलिप अब अर्जुन कपूर का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उसे इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना था और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना था। अभी उसके पास पैटेक फिलिप के सिर्फ 27% शेयर थे। अगर उसके पास 50% से अधिक शेयर होते तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये सोचा, अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। 34 दिन पहले संबंध तोड़ने के बदले आपको पैटेक फिलिप के 10% शेयर का इनाम मिस्टर ला है। अब अर्जुन कपूर के पास 37% शेयर हो गए थे। अब सिर्फ 13% शेयर और चाहिए थे और फिर वह पैटेक फिलिप पर पूरा नियंत्रण पा सकता था। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे 1-2 और इनाम या कोई टास्क पूरा करने का मौका मिस्टर ला तो वह 50% से अधिक हिस्सेदारी पा सकता था। दिन के बाद, खाने के बाद, ज्योति चौहान वापस अंबानी ग्रुप लौटने वाली थी। लेकिन जाने से पहले उसने दिल से कहा, मिस्टर अर्जुन, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। ज्योति वास्तव में अर्जुन कपूर की आभारी थी। उसका अंबानी ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। मेहनत करते रहो और मैं तुम्हें भविष्य में और भी बड़ा मंच दूंगा, अर्जुन कपूर ने उसे प्रेरित किया। इसके बाद दोनों अलग हो गए। दोपहर 2 बजे अर्जुन कपूर को सागर मिस्टर ओशन ग्रुप के अध्यक्ष का फोन आया। उन्होंने अर्जुन कपूर को एक चौंकाने वाली खबर दी। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी पूरी तरह खत्म होने वाली है। कपूर परिवार का संकट। कपूर परिवार पहले ही स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के दिवालियापन से सदमे में था। अब कुछ दिनों के आराम के बाद विजय कपूर आखिरकार थोड़ा संभल पाया था। उसने तुरंत परिवार के सभी मुख्य सदस्यों को कपूर विला में बुलाया। घबराओ मत, ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान है, ये हमारे लिए नया नहीं है, विजय कपूर ने जोश में कहा। हमने सिर्फ एक उद्योग खोया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम अर्जुन कपूर को हरा सकें और उसे रेड्डी परिवार की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर दें तो हमारा नुकसान तुरंत पूरा हो सकता है। जैसे ही रेड्डी परिवार हमारी मदद करेगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विजय कपूर की बात सुनकर सभी सदस्यों में एक नई ऊर्जा आ गई।
हाँ, अगर हम अर्जुन कपूर को खत्म कर दें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी सहमत हुए। हमारे पास अभी भी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी जैसी कंपनियां हैं। हमारी जड़ें अब भी मजबूत हैं। लेकिन तभी, मालिक, बुरी खबर, कपूर ओशन शिपिंग कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई है। फोन पर यह सुनते ही विजय कपूर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अध्याय 167। बूढ़ा आदमी बेहद गुस्से में था। विजय कपूर का चेहरा अचानक बहुत भयानक हो गया। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। विजय कपूर ने फोन के दूसरी ओर मौजूद कर्मचारी को गुस्से में डांटा। इस समय वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभी अभी उसने कपूर परिवार के अन्य सदस्यों से बात करके उनका मनोबल बढ़ाया था। इसके लिए उसने कपूर ओशन शिपिंग कंपनी का उदाहरण तक दिया था। पर जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, कुछ ही सेकंड बाद उसके कर्मचारियों ने उसे बताया कि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई। हालांकि किसी ने उसे मारा नहीं था, लेकिन विजय कपूर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। मालिक, कपूर ओशन शिपिंग कंपनी सच में दिवालिया हो गई है। ये सब इस तरह हुआ। कर्मचारी ने लाचारी में जवाब दिया और पूरी स्थिति समझाई। धड़ाम, जैसे ही विजय कपूर ने सुना, उसका मोबाइल सीधा हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसमें खून ही न बचा हो। आह! विजय कपूर ने एक लंबी आह भरी और वह अचानक कई साल बड़ा लगने लगा। जब स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप दिवालिया हुआ था, तब भी उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कई दिन लग गए थे। अब उसे बताया गया कि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी भी खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में कपूर परिवार की कुल संपत्ति आधी हो गई। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये संपत्ति बनाई थी और अब इतनी जल्दी उसका आधा हिस्सा चला गया। विजय कपूर इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पिता, क्या हुआ? दादाजी, क्या बात है? विजय कपूर के चेहरे की भयानक प्रतिक्रिया देखकर कपूर परिवार के लोग परेशान हो गए। अभी कुछ ही समय पहले उसने फ़ोन उठाया था और किसी को पता नहीं था कि आखिर फ़ोन पर क्या कहा गया था। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई। विजय कपूर ने चिंता में जवाब दिया। क्या? कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई? ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी तो अच्छा कर रही थी, अचानक दिवालिया कैसे हो गई? यह असंभव है। कपूर परिवार के सदस्य हैरान रह गए। अभी अभी जो उत्साह उनमें जागा था, वह एक ही झटके में गायब हो गया। पहले स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप और अब कपूर ओशन शिपिंग कंपनी। उनके नुकसान अब साधारण नहीं रह गए थे। पूरे कपूर परिवार में सन्नाटा छा गया। दादाजी, ये किसने किया? आदित्य कपूर ने गुस्से में पूछा। ये सब सागर मिस्टर ओशन ग्रुप का किया धरा है। सागर मिस्टर ओशन ग्रुप की कुल संपत्ति दसियों अरब की है और यह कोलकाता प्रांत की सबसे शक्तिशाली शिपिंग कंपनी है। उन्होंने हम पर अचानक हमला किया और हमारी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को कोई मौका ही नहीं मिस्टर ला। विजय कपूर ने जवाब दिया। सागर मिस्टर ओशन ग्रुप, हमने उनका क्या बिगाड़ा था? आदित्य कपूर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। पिता, मेरे पास एक खबर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बतानी चाहिए या नहीं। किनारे पर खड़ी अंजलि कपूर ने कुछ देर सोचा और फिर झिझकते हुए कहा। बोलो, विजय कपूर ने गहरी आवाज में कहा। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि बताने या न बताने जैसी कोई बात नहीं रह गई थी। पिता, अर्जुन कपूर, वह छोटा दुष्ट, शायद सागर मिस्टर ओशन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक है। अब सागर मिस्टर ओशन ग्रुप ने हम पर हमला किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि यह सब उसी अर्जुन कपूर की साजिश है। अंजलि कपूर ने धीमे स्वर में जवाब दिया। क्या? अर्जुन कपूर सागर मिस्टर ओशन ग्रुप का प्रमुख शेयरधारक है? तो यही वजह है कि सागर मिस्टर ओशन ग्रुप ने हम पर हमला किया। मतलब ये सब उसी कमबख्त अर्जुन कपूर की साजिश थी। खबर सुनते ही पूरे कपूर परिवार के लोग सन रह गए। धड़ाम, विजय कपूर, जो सबसे आगे बैठा था, जब उसे पता चला कि अर्जुन कपूर इसके पीछे है, तो वह इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी सबसे पसंदीदा लाखों की कीमती पोर्सिलेन को जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर दिया। परिवार में कुछ लोग इस खबर को सुनकर हैरान भी थे। अर्जुन कपूर ने उनके पूरे उद्योग को तबाह कर दिया था। इतनी जल्दी? अब इस परिवार को एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर सच में अविश्वसनीय था। पिता, क्या हमने अर्जुन कपूर को परिवार से निकालकर गलती कर दी? इस समय राकेश कपूर, जो कपूर परिवार का चौथा बेटा था, धीरे से बोला। अगर हमने अर्जुन कपूर से रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज कपूर परिवार शायद मुंबई का सबसे अमीर परिवार बन चुका होता। चौथे बेटे, तुमने क्या कहा? पहले से ही गुस्से में भरे हुए विजय कपूर और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। थप्पड़! विजय कपूर ने गुस्से में आकर राकेश कपूर के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तुम तुरंत जाकर कुलदेवता कक्ष में घुटनों के बल बैठो, विजय कपूर ने आदेश दिया। आज के बाद अगर घर में किसी ने भी यह बात दोहराई तो उसे कपूर परिवार से निकाल दिया जाएगा। विजय कपूर ने गुस्से से कहा। पूरा कपूर परिवार चुप हो गया। लेकिन अब विजय कपूर सोचने लगा। अब उनका आधे से ज्यादा साम्राज्य खत्म हो चुका था।
अब तो वे अर्जुन कपूर से टकराने के लिए भी तैयार नहीं थे। पर विजय कपूर अब भी रेड्डी परिवार से मदद मांगना नहीं चाहता था। तभी उसकी नज़र आदित्य कपूर पर पड़ी और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। आदित्य, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, हमें चौधरी परिवार की मदद चाहिए। आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड चौधरी परिवार से थी, जो कपूर परिवार से अधिक शक्तिशाली था। अब कपूर परिवार चौधरी परिवार का सहारा लेना चाहता था ताकि वे अर्जुन कपूर से बदला ले सकें। समझ गया दादाजी, मैं इस मामले को देख लूंगा। दूसरी ओर अर्जुन कपूर अपनी हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी में पहुंचा। बॉस, कंपनी को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही अर्जुन कपूर पहुंचा, तारक सिन्हा घबराए हुए आया और बोला। अर्जुन कपूर ने हल्का सा भान उठाया और पूछा, क्या समस्या है? अध्याय 168। कंपनी संकट में थी। बॉस, हमारी कंपनी के पास अब पर्याप्त जगह नहीं बची है, तारक सिन्हा ने चिंतित स्वर में कहा। पहले अर्जुन कपूर ने अपनी हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी को स्वाद ग्रुप की एक खाली मंजिल पर स्थापित किया था। शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या कम थी और जगह पूरी तरह से पर्याप्त थी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, खासकर जब तियान्या हेडहंटिंग कंपनी ने अर्जुन कपूर के निर्देशों पर कई तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती की, तो जगह कम पड़ने लगी। अब जगह की भारी कमी थी। और बॉस, दो कंपनियों का एक ही जगह पर होना बहुत असुविधाजनक हो गया है, तारक सिन्हा ने आगे कहा। कर्मचारियों के बीच मतभेद और झगड़े भी हो रहे थे, जिससे कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा था। तभी डिंग, मिस्टर शन जारी, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक उपयुक्त कार्यालय स्थान खोजें। समय सीमा 3 घंटे के भीतर। इनाम, उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल, स्केचिंग, भारतीय चित्रकला, ऑयल पेंटिंग आदि। इनाम 143 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने ये देखकर कुछ पल सोचा। इस बार सिस्टम उसे उच्च स्तरीय चित्रकला का कौशल देने वाला था। अगर वह इस मिस्टर शन को पूरा करता तो उसके पास संगीत, शतरंज और अब चित्रकला में मास्टर स्तर का कौशल होता। साथ ही इससे ईशा पटेल की मां, उसकी भविष्य की सास, की नज़रों में उसका सम्मान और भी बढ़ जाता। अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा और आधिकारिक कार्यालय लें। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। जाओ और पता करो कि मुंबई में कोई उपयुक्त ऑफिस बिल्डिंग उपलब्ध है या नहीं। बॉस, मैंने पहले ही कुछ जगहों की जानकारी जुटा ली है, कृपया देखिए। तारक सिन्हा ने तुरंत कुछ कार्यालय भवनों की सूची दी। अर्जुन कपूर संतुष्ट हुआ। अच्छा किया। फिर उसने फाइलें देखीं और कुछ ही मिनटों में निर्णय लिया। ये वाली बिल्डिंग ठीक रहेगी। उसने सबसे बड़ी, सबसे अच्छी सुविधाओं वाली और सर्वोत्तम स्थान पर स्थित इमारत को चुना। चलो इसे देखने चलते हैं। कार्यालय भवन का निरीक्षण। अर्जुन कपूर और तारक सिन्हा तुरंत ड्राइवर के साथ उस कार्यालय भवन पर गए। रास्ते में तारक सिन्हा ने इमारत के मालिक के प्रतिनिधि से संपर्क किया। जब वे वहां पहुंचे तो एक चश्मा पहने व्यक्ति पहले से इंतजार कर रहा था। नमस्ते, मैं इस ऑफिस बिल्डिंग के मालिक का आधिकारिक प्रतिनिधि हूं। उसने अपना परिचय दिया। आपका मालिक खुद क्यों नहीं आया? तारक सिन्हा ने पूछा। हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं, सामान्य सौदों की देखभाल मैं ही करता हूं। ये हमारे बॉस मिस्टर अर्जुन कपूर हैं, तारक सिन्हा ने परिचय कराया। नमस्ते मिस्टर कपूर, कृपया मेरे साथ आइए, प्रतिनिधि ने विनम्रता से कहा और अंदर ले गया। मिस्टर कपूर, हमारी यह इमारत एक ए ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 28 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है, प्रतिनिधि ने विस्तार से जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी इमारत का दौरा कर लिया और अर्जुन कपूर इससे पूरी तरह संतुष्ट था। डील तय करना। मिस्टर कपूर, यहाँ का किराया 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन है। इस हिसाब से पहली मंजिल का मासिक किराया 1.44 मिस्टर लियन होगा, लेकिन मैं आपको छूट देकर इसे 1.4 मिस्टर लियन कर सकता हूँ। आपको कितनी मंजिलें चाहिए? पूरी इमारत, अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। क्या? प्रतिनिधि अवाक रह गया। पूरी बिल्डिंग? अगर आप पूरी इमारत किराए पर लेना चाहते हैं तो हम और भी बड़ी छूट दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन कपूर ने उसे टोक दिया। किराया बहुत झंझट वाला होता है, मैं पूरी इमारत खरीदना चाहता हूँ। क्या? पूरी बिल्डिंग खरीदना? प्रतिनिधि चौंक गया। आपकी पूरी इमारत की कीमत कितनी है? अर्जुन कपूर ने आराम से पूछा। मिस्टर कपूर, ये बहुत बड़ा सौदा है, मैं खुद फैसला नहीं कर सकता, कृपया कुछ समय दें, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। बिल्डिंग के मालिक से मुलाकात। प्रतिनिधि तुरंत अपने मालिक को फ़ोन करने चला गया। क्या कोई पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहता है? यह मजाक लग रहा है। बिल्डिंग के मालिक को विश्वास नहीं हुआ। लगता है कि यह सच है, प्रतिनिधि ने जवाब दिया। यह असंभव है। बिल्डिंग का मालिक अभी भी संशय में था। ठीक है, मैं खुद मिस्टर अल ने आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद बिल्डिंग के मालिक खुद आ पहुँचे। तो आपकी इमारत कितने में मिस्टर लेगी? अर्जुन कपूर ने सीधे पूछा।
मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 900 करोड़ में आपको ये पूरी बिल्डिंग मिस्टर ले जाएगी। बिल्डिंग के मालिक ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसे नहीं लगा कि सामने वाला युवक इतनी बड़ी डील कर सकता है। 900 करोड़, ठीक है। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपना चेकबुक निकाला और 900 करोड़ का चेक लिख दिया। लीजिए, अब से यह बिल्डिंग मेरी है। उसने चेक टेबल पर रख दिया। 900 करोड़। बिल्डिंग के मालिक के होश उड़ गए। डील पक्की। ठीक है, ठीक है, अब से यह बिल्डिंग आपकी है। बिल्डिंग मालिक खुशी से बोला। दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अब यह एक ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग आधिकारिक रूप से अर्जुन कपूर की संपत्ति बन गई। जैसे ही अर्जुन कपूर ने कलम रखी, डिंग, मिस्टर शन पूरा हुआ। अध्याय 169, नया काम पूरा हुआ। डिंग, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए उपयुक्त कार्यालय स्थान ढूंढ लिया गया। मिस्टर शन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल प्राप्त हुआ, जिसमें स्केचिंग, भारतीय चित्रकला, ऑयल पेंटिंग आदि शामिल हैं। बधाई हो, आपको 143 अनुभव अंक प्राप्त हुए। एक विशाल ज्ञान प्रवाह अर्जुन कपूर के दिमाग में समा गया। कुछ ही समय में अर्जुन कपूर ने उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल में महारत हासिल कर ली और वह एक शीर्ष चित्रकार बन गया। अब तक उसने शतरंज, सुलेख और चित्रकला की कला को पूरी तरह सीख लिया था। अब सिर्फ संगीत, पियानो का ज्ञान बाकी था। अब इंतजार है कि अगली बार मुझे संगीत में महारत हासिल करने का पुरस्कार मिस्टर ले। कार्यालय भवन का अधिग्रहण पूरा करने के बाद उसके पूर्व मालिक ने अपने लोगों के साथ इमारत छोड़ दी। तुम तुरंत एक मूविंग कंपनी को बुलाओ और 3 दिनों के भीतर सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा दो ताकि हम काम शुरू कर सकें। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। जी बॉस, मैं अभी इस पर काम करता हूँ, तारक सिन्हा ने जवाब दिया और तुरंत काम पर लग गया। इसके बाद अर्जुन कपूर भी वहां से निकल गया। ईशा पटेल के विला में दोपहर को जब दिया पटेल क्लास से लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहन ईशा पटेल, जो आमतौर पर उनकी मां के साथ समय बिताती थी, विला में नहीं थी। उसने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया। मैं कंपनी के कुछ काम निपटा रही हूँ, ईशा पटेल ने जवाब दिया। दीदी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब तो तुम्हारे अधीनस्थ भी कर सकते हैं, दिया पटेल ने सवाल किया। वह खुद आराम पसंद थी। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 10 जन्मों तक पैसा खत्म नहीं होगा, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत? आराम से जीवन जीना क्या गलत है? अगर मैं ये काम अपने अधीनस्थों पर छोड़ दूं तो कंपनी की परफॉर्मेंस और कमाई बहुत गिर जाएगी। अब हमारा सालाना पारिवारिक मूल्यांकन भी करीब आ रहा है। मुझे इस बार अच्छे अंक लाने ही होंगे ताकि मुझे परिवार के अधिक शक्तिशाली उद्योग में स्थानांतरित किया जाए, ईशा पटेल ने दृढ़ता से कहा। पर दीदी, तुम तो पहले किसी बड़े उद्योग में नहीं जाना चाहती थी, फिर अब अचानक ऐसा क्यों चाह रही हो? ऐसा क्या बदल गया? दिया पटेल ने उत्सुकता से पूछा। पिछले साल उसकी बहन के पास एक बेहतर और शक्तिशाली कंपनी में जाने का मौका था, लेकिन उसने खुद मना कर दिया था। अब अचानक उसका मन क्यों बदल गया? अर्जुन कपूर के लिए, ईशा पटेल ने गंभीरता से जवाब दिया। अब जब वह अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तो उसे उसका साथ देना था। कपूर परिवार को नष्ट करने के लिए अर्जुन को किसी की जरूरत नहीं थी, वह इसे अकेले ही कर सकता था। लेकिन रेड्डी परिवार अलग मामला था। वे एक विशाल व्यापारिक ताकत थे। ईशा पटेल को भी शक्ति चाहिए थी ताकि वह रेड्डी परिवार से टक्कर ले सके। साथ ही रेड्डी परिवार की बेटी उसके आदमी अर्जुन पर दावा जताने की हिम्मत कर रही थी। क्या मैं इसे चुपचाप देख सकती हूँ? अगर ईशा पटेल अपनी स्थिति को परिवार में और मजबूत कर सके तो उसे जरूरी संसाधन और ताकत मिस्टर ला सकती थी, जिससे रेड्डी परिवार से निपटना आसान हो जाता। अब तक उसकी मां अर्जुन को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता ने नहीं। अगर उसके पिता भी अर्जुन कपूर को स्वीकार कर लेते तो पूरा रेड्डी परिवार खत्म हो सकता था। लेकिन अपने पिता को मनाना आसान नहीं था। इसलिए ईशा पटेल ने फैसला किया कि वह अपनी कड़ी मेहनत से अपनी स्थिति और ताकत बढ़ाएगी ताकि वह खुद अर्जुन की मदद कर सके। दीदी, तुम सच में एक आदर्श पत्नी बन रही हो, दिया पटेल ने मुस्कराते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी हमेशा कहती थी कि तुम एक भाग्यशाली पत्नी हो। अब जब उसकी बहन व्यस्त थी तो दिया पटेल अपनी मां के साथ अधिक समय बिताने लगी। कपूर परिवार के भीतर जासूस। उसी समय अर्जुन कपूर ने अपनी कार से विला की ओर जाते हुए सृष्टि कपूर का कॉल उठाया। सृष्टि कपूर अर्जुन कपूर की कपूर परिवार में रखी गई जासूस थी। उसने पूरी रिपोर्ट दी। अब जब कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो चुकी थी तो विजय कपूर समझ चुके थे कि उनके परिवार की ताकत अर्जुन कपूर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विजय कपूर ने आदित्य कपूर को चौधरी परिवार से मदद मांगने भेजा। हम चौधरी परिवार, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे बुलाएं, वे कपूर परिवार को बचा नहीं सकते, अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब कपूर परिवार अपने अंतिम संघर्ष में था। कोई भी उन्हें दिवालियापन से नहीं बचा सकता था। पर सावधान रहिए, चौधरी परिवार बहुत शक्तिशाली है, सृष्टि कपूर ने चेतावनी दी। मुझे पता है, तुम कपूर परिवार पर नजर बनाए रखो।
अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। अब ये चौधरी परिवार उसे दिलचस्प लगने लगा था। चाय के लिए आमंत्रण। जब अर्जुन कपूर विला के पास पहुंच रहा था, उसे अचानक एक संदेश मिस्टर ला श्यामनाथ शर्मा ने उसे चाय पर मिस्टर अल का निमंत्रण दिया था। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है चौधरी परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। इसलिए अर्जुन कपूर ने दिशा बदलकर श्यामनाथ शर्मा के घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। श्यामनाथ शर्मा का घर 20 मिस्टर नट बाद अर्जुन कपूर वहां पहुंच गया। नौकर ने उसे सीधे श्यामनाथ शर्मा के अध्ययन कक्ष तक पहुंचाया। वहां कुछ मेहमान भी मौजूद थे जो एक सुलेख कृति की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन, तुम सुलेख जानते हो? श्यामनाथ शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। थोड़ा बहुत, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए कहा। बहुत अच्छा, आओ इस कृति को देखो और अपनी राय दो। ये सुलेख तो बहुत साधारण है, अर्जुन कपूर ने टिप्पणी दी। क्या? एक लंबे बालों वाला व्यक्ति गुस्से में उठ खड़ा हुआ। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? अध्याय 170। बूढ़ा व्यक्ति अपने रुतबे पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तुम्हारी पहचान क्या है और इसका मेरी समीक्षा से क्या संबंध? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। हा, इसका तुम्हारी समीक्षा से कोई संबंध नहीं। ये तो बहुत बड़ा संबंध रखता है, लंबे बालों वाला आदमी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला। युवक, श्रीमान सुनील दत्त दकिया सुलेखकार संघ के सदस्य हैं और एक प्रसिद्ध सुलेख विशेषज्ञ हैं। तुमने उनकी सुलेख को साधारण कह दिया। ये तो सरासर बकवास है। पास खड़ा एक आदमी गर्व से बोला। श्रीमान सुनील दत्त दकिया सुलेखकार संघ के सदस्य थे। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी और इसका सदस्य बनना बहुत कठिन था। दकिया सुलेखकार संघ का सदस्य बड़ा प्रभावशाली नाम है, लेकिन दुर्भाग्य से नाम प्रतिभा को साबित नहीं करता। अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। आजकल सुलेख की दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब लोग भरे पड़े हैं। कहावत सुनी है, असली मास्टर गुमनाम घूमते हैं और जोकर मंच पर होते हैं। अर्जुन कपूर के इस बयान पर कुछ समय तक कोई जवाब नहीं दे सका। वे जानते थे कि यह सच था। अब हर कोई बड़ी बड़ी उपाधियां रखता था, लेकिन असली हुनर बहुत कम लोगों में बचा था। कमाल है, तुम तो बहुत अच्छे तर्क देने लगे। सुनील दत्त अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अगर तुम्हें मेरी सुलेख साधारण लगती है तो बताओ इसमें क्या गलत है? उन्होंने चैलेंजिंग लहजे में पूछा। तो सुनो, तुमने सैक्रिफिशियल एसे फॉर नेफ्यू के दूसरे सर्वश्रेष्ठ रनिंग स्क्रिप्ट को कॉपी करने की कोशिश की है। सबसे पहले, तुम्हारे मिस्टर ग शब्द में कोई मजबूती नहीं है। ये बिना हड्डी वाले इंसान जैसा लग रहा है। और दूसरी बात, अर्जुन कपूर ने बिना रुके सुनील दत्त की सुलेख में कई दोष गिनाए। वहां मौजूद लोगों ने जब ये तर्क सुने तो उन्हें भी ये सही लगे। एक ही पल में सुनील दत्त का चेहरा उतर गया। तुम केवल शब्दों के खेल में अच्छे हो। अगर तुम सच में इतने माहिर हो तो खुद लिख कर दिखाओ। सुनील दत्त ने तंज कसा। हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद लिख कर दिखाओ। सिर्फ बात करने से क्या फायदा? अगर सच में इतने महान हो तो लिख कर दिखाओ। उनकी चापलूसी करने वाले दो लोगों ने भी हामी भरी। डिंग, मिस्टर शन जारी, स्वयं सुलेख लिखो और इन लोगों को असली सुलेख दिखाओ। समय सीमा 1 घंटा। इनाम, पैटिक फिलिप के 8% शेयर। इनाम, 142 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर बिना कुछ बोले डेस्क के पास गया, नया चावल का कागज लिया और ब्रश उठाकर लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक सुंदर और बहाव वाली रनिंग स्क्रिप्ट का काम तैयार हो गया। श्यामनाथ शर्मा, सुनील दत्त और बाकी लोग पास आकर देखने लगे। क्या? जैसे ही उन्होंने लिखा हुआ देखा, सभी हैरान रह गए। खासतौर पर सुनील दत्त, जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे पर अविश्वास था। यह उनका चेहरा लाल पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुनील दत्त ने अपनी आंखें चौड़ी करके शब्द दर शब्द जांच शुरू कर दी। कोई भी गलती पकड़ने की कोशिश में वह हर अक्षर को ध्यान से देखने लगे। लेकिन ये परफेक्ट है। पूरे लेख को पढ़ने के बाद सुनील दत्त और भी अधिक सदमे में थे। इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। शानदार, मिस्टर अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली हैं, श्यामनाथ शर्मा ने प्रशंसा की। अब वह अर्जुन कपूर को पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे थे। मुझे माफ़ करें मिस्टर अर्जुन, मैंने पहले घमंड दिखाया था, लेकिन आप मुझसे कहीं बेहतर हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सुनील दत्त ने झुककर अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। आपका सुलेख उच्चतम स्तर का है, लगभग हमारे दकिया सुलेखकार संघ के शीर्ष सुलेखकों के बराबर। उनकी आवाज़ में सम्मान झलक रहा था। डिंग, मिस्टर शन पूरा हुआ। इनाम, पैटिक फिलिप के 8% शेयर। इनाम, 142 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर के पास पैटिक फिलिप के 45% शेयर हो चुके थे। 50% के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 5% और चाहिए थे। बैठक के बाद अब सुनील दत्त और उनके साथी वहां अधिक देर नहीं रुके। वे बहाने बनाकर वहां से चले गए। अब श्यामनाथ शर्मा ने खुद उठकर अर्जुन कपूर को चाय परोसी। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, श्यामनाथ जी, मुझे लखनऊ के चौधरी परिवार के बारे में कुछ जानकारी चाहिए।
चौधरी परिवार, क्या मिस्टर अर्जुन का चौधरी परिवार से कोई टकराव हुआ है? श्यामनाथ शर्मा तुरंत गंभीर हो गए। अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही होगा, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर मिस्टर अर्जुन को बहुत सतर्क रहना होगा। चौधरी परिवार से टकराना आसान नहीं है, श्यामनाथ शर्मा ने गंभीरता से चेतावनी दी। मुझे बताइए, चौधरी परिवार की असली ताकत क्या है? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। कुछ देर सोचने के बाद श्यामनाथ शर्मा ने चौधरी परिवार के बारे में बताना शुरू किया। मिस्टर अर्जुन, चौधरी परिवार एक बहुत ही खास परिवार है।